नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य राजनीति विज्ञान जिसमें यूनिट 2 में हमें प्लेटो के बारे में पढ़ना है, उसके टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड हाई लेवल क्वेश्चन करते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपकी जो परीक्षा का जो डेट है वह 12 जनवरी घोषित हुई है। यह भी अखबार में आया हुआ है। इसका जल्द ही जो ऑफिशियल है वो जेएसएससी के साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को और अभी गति प्रदान करें। आप लोग को तैयारी को और भी गति प्रदान करने के लिए झार शिक्षा के द्वारा मॉक टेस्ट बुकलेट तैयार किया गया है, जिसमें से आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस पे अभी आपको 50% का डिस्काउंट है, सिर्फ आज के लिए यानी 1 जनवरी 2026 के लिए। इसके साथ अभी आप लोग को ये कंप्यूटर का बुकलेट जो है आपको फ्री में मिल जाएगा, जिसमें से 50 सेट हैं। और जिनको लगता है कि उन्हें की तैयारी में अभी कमी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग बुकलेट का इस्तेमाल करके जो वन लाइनर है जिसमें से 10,500 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं, उसका उपयोग करके वो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न है, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में हमें सत्य कथन नहीं है उसकी पहचान करना है। पहला है, न्याय आत्मा का एक आंतरिक गुण है, न कि केवल बाहरी कार्य। तो ये जो है स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा है, न्याय का अर्थ अपने निर्धारित कार्य को करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों पर आधारित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और चौथा स्टेटमेंट है, राज्य में न्याय तभी प्राप्त होता है जब तीनों वर्ग शासक, सैनिक और उत्पादक अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमें पहचान करना था सत्य स्टेटमेंट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 3। दैट मीन्स प्लेटो का जो न्याय है वह सिद्धांत कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों पर आधारित है, ये गलत है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्लेटो का न्याय आधुनिक कानूनी न्याय नहीं है, यह एक नैतिक अवधारणा है। प्लेटो के लिए न्याय का अर्थ कानूनी मुकदमों का निपटारा नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और कर्तव्य पालन है। यह अधिकारों पर नहीं बल्कि कर्तव्यों पर जोर देता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपनी किस कृति में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को दार्शनिक राजा के शासन के विकल्प के रूप में स्वीकार किया और उसे उपादर्श राज्य यानी सेकेंड बेस्ट स्टेट की संज्ञा दी। तो किस कृति में दी? तो इसमें द लॉज में दी। किसमें? तो द लॉज में दी। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में प्लेटो यथार्थवादी हो गए। उन्हें लगा कि दार्शनिक राजा मिलना कठिन है, इसीलिए उन्होंने द लॉज में कानून के शासन को स्वीकार किया। द रिपब्लिक में आदर्श राज्य है, जबकि द लॉज में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी सेकेंड बेस्ट स्टेट है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। प्लेटो का यह कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो राज्य और व्यक्ति के बीच आंगिक यानी ऑर्गेनिक संबंध के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्लेटो मानते हैं कि जो गुण व्यक्ति की आत्मा में सूक्ष्म रूप में है, वही राज्य में विशाल रूप में प्रकट होते हैं। आत्मा के 3 तत्व विवेक, साहस, क्षुधा यानी इच्छा ही राज्य के 3 वर्गों शासक, सैनिक, उत्पादक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था शासक और सैनिक वर्ग को मोह माया और भ्रष्टाचार से मुक्त रखकर राज्य की एकता सुनिश्चित करना। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं।
प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक समानता के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए था। वह कंचन यानी संपत्ति और कामिनी यानी परिवार को अभिभावक वर्ग के कर्तव्य पालन में बाधा मानता था। अगला प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य की शिक्षा योजना में द्वंद्ववाद दैट मीन्स डायलेक्टिक का अध्ययन किस आयु वर्ग के लिए निर्धारित किया गया था? तो डायलेक्टिक का अध्ययन जो है ये किस आयु वर्ग के लिए निर्धारित किया गया था? तो यह 30 से 35 आयु के लिए निर्धारित किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शिक्षा योजना में 30 वर्ष तक विज्ञान और गणित की परीक्षा के बाद केवल चयनित विद्यार्थी ही 5 वर्षों तक दैट मीन्स 30 से 35 तक द्वंद्ववाद या दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते थे। यह सत्य और विचारों यानी आइडियाज को समझने की सर्वोच्च विधि थी। अगला प्रश्न है, कार्ल पॉपर ने अपनी किस पुस्तक में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी और प्रथम फांसीवादी कहा? तो किस पुस्तक में कहा कार्ल पॉपर ने? इसका आंसर हो जाएगा द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनिमीज। किसमें? तो द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनिमीज। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पॉपर ने प्लेटो, हीगल और मार्क्स की आलोचना की। उन्होंने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा। पॉपर का तर्क था कि प्लेटो व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के लिए कुचल देते हैं। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक में न्याय के पारंपरिक सिद्धांत ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस जिसके अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना है का प्रतिपादन किस पात्र द्वारा किया गया था जिसको या जिसका प्लेटो ने खंडन किया? तो किस पात्र द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह होगा सिफालस और पॉलीमार्कस के द्वारा। किसके द्वारा? तो सिफालस और पॉलीमार्कस के द्वारा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यह न्याय का परंपरागत सिद्धांत यानी ट्रेडिशनल थ्योरी है। सिफालस ने कहा सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय है, जबकि उसके पुत्र पॉलीमार्कस ने कहा मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना न्याय है। प्लेटो ने इसका खंडन यह कहकर किया कि शत्रु के साथ बुराई करना नैतिक रूप से सही नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा वर्णित आत्मा के 3 तत्वों 3 एलिमेंट्स ऑफ सोल का सही सुमेलित सामाजिक वर्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा क्षुधा यानी कि इच्छा उत्पादक वर्ग। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। विवेक जो है वह शासक वर्ग के लिए है, साहस यानी स्पिरिट जो है वह सैनिक वर्ग के लिए है और क्षुधा या इच्छा जो है वह उत्पादक वर्ग के लिए है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की गुफा के रूपक एलिगोरी ऑफ द केव का मुख्य विषय क्या है? तो एलिगोरी ऑफ द केव का जो मुख्य विषय है वह है अज्ञानता से ज्ञान यानी विचारों की दुनिया की ओर यात्रा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। गुफा दृश्य जगत यानी वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस का प्रतीक है और बाहर की रोशनी विचारों के जगत यानी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज दैट मीन्स फॉर्म का प्रतीक है। यह दार्शनिक की शिक्षा यात्रा को दर्शाता है। कौन? तो एलिगोरी ऑफ केव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो के बारे में यह कहा कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है? प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। यह किसके द्वारा कहा गया? यह इमर्सन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? तो इमर्सन के द्वारा कहा गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने प्लेटो के विचारों की व्यापकता और गहराई को देखते हुए यह प्रसिद्ध कथन दिया था। अगला प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य में पत्नियों के साम्यवाद कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स का प्रस्ताव किस वर्ग के लिए लागू नहीं होता है? तो किस वर्ग के लिए लागू नहीं होता है? यह उत्पादक वर्ग दैट मीन्स कारीगर और किसान के लिए लागू
नहीं होता है। बाकी बात शासक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए और अभिभावक वर्ग जिसमें शासक और सैनिक दोनों शामिल होते हैं उसके लिए लागू होता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। उत्पादक वर्ग को निजी संपत्ति और निजी परिवार रखने की अनुमति थी क्योंकि राज्य को चलाने के लिए उत्पादन और प्रोत्साहन की आवश्यकता उन्हें ही थी। साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग यानी गार्जियन वर्ग, रूलर एंड सोल्जर के लिए था। अगला प्रश्न है, प्लेटो की पुस्तक द लॉज में वर्णित नोक्ट्रल काउंसिल का कार्य क्या था? तो नोक्ट्रल काउंसिल का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था राज्य के संविधान और कानूनों की देखरेख एवं संरक्षण करना। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। द लॉज में वर्णित यह परिषद रात में बैठक करती थी और सुनिश्चित करती थी कि राज्य में कानूनों का उल्लंघन न हो। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार राज्य के पतन का सही कालानुक्रमिक क्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिक्लाइन क्या है? तो राज्य के पतन का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सबसे पहले आदर्श राज्य, ये टूटता है, इसका पतन होता है समान तंत्र यानी कि टाइमोक्रेसी में, फिर इसका पतन होता है अल्पतंत्र यानी ओलिगार्की में, फिर इसका पतन होता है लोकतंत्र डेमोक्रेसी में, और इसका पतन होता है निरकुंश तंत्र यानी कि ट्राइनी में। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य यानी कि एरिस्टोक्रेसी का पतन समान तंत्र यानी टाइमोक्रेसी सैनिकों का शासन में होता है, फिर धनिक तंत्र यानी ओलिगार्की, फिर अति स्वतंत्रता से लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी आता है, और अंततः अराजकता से निरंकुश तंत्र यानी ट्राइनी पैदा होता है। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक का उपशीर्षक यानी सब टाइटल क्या है? तो द रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है वह क्या है? तो न्याय से संबंधित है, कंसर्निंग जस्टिस। क्या है? तो कंसर्निंग जस्टिस है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। रिपब्लिक का मुख्य विषय आदर्श राज्य की स्थापना है, लेकिन इसकी आधारशिला न्याय है। ग्रीक भाषा में इसे पोलिटिया या डिका आयोसिने से जोड़ा जाता है। किससे? तो पोलिटिया या डिका आयोसिने से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कला और कविता का आदर्श राज्य से बहिष्कार क्यों किया? तो कला और कविता को आदर्श राज्य से बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि यह भावनाओं को उभार कर विवेक को कुंठित करती है और सत्य से 3 गुना दूर है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्लेटो का मानना था कि कलाकार केवल नकल करता है, ईश्वर विचार करता है, बढ़ाई वस्तु बनाता है और कलाकार उस वस्तु की तस्वीर बनाता है, इसलिए यह सत्य से 3 गुना दूर है। अगला प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, तब तक राज्यों को बुराई से मुक्ति नहीं मिल सकती। यह कथन किस पुस्तक में है? तो यह कथन जो है यह किस पुस्तक में है? यह द रिपब्लिक में है। किसमें? तो द रिपब्लिक में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह रिपब्लिक का केंद्रीय विचार यानी सेंट्रल थीसिस है। प्लेटो का मानना था कि राजनीतिक शक्ति और दार्शनिक ज्ञान का मिलन ही राज्य को बुराइयों से बचा सकता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के अंतिम चरण यानी 50 वर्ष की आयु के बाद में क्या प्रावधान है? तो इसका क्या प्रावधान है? तो यह दार्शनिक राजा के रूप में राज्य का शासन संभालना और शुभ यानी द गुड का चिंतन करना है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 50 वर्ष की आयु में शिक्षा पूर्ण होती है। इसके बाद व्यक्ति एकांतवास नहीं करता, बल्कि बारी बारी से राज्य का शासन संभालता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के स्टेट्समैन में शासक को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो स्टेट्समैन में शासक को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो एक वैज्ञानिक, डॉक्टर या कुशल बुनकर के रूप में चित्रित किया गया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। स्टेट्समैन में राजनीति को एक कला यानी आर्ट माना गया है। शासक एक बुनकर यानी वेवर की तरह है, जो समाज के विभिन्न धागों यानी वर्गों को एक साथ बुनकर
मजबूत कपड़ा यानी राज्य बनाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना किस आधार पर की थी? तो अरस्तु ने प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना जो है वह किस आधार पर की थी? यह मानवीय प्रकृति की मूल प्रवृत्तियों यानी स्वामित्व और परिवार की उपेक्षा करता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अरस्तु का कहना था, जो सबकी जिम्मेदारी होती है वह किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। संपत्ति और परिवार मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के दर्शन पर निम्नलिखित में से किस विचारक का प्रभाव सर्वाधिक था? विशेषकर द्वंद्ववाद और पुण्य ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज के विचारों पर। तो किस दर्शन पर था? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुकरात, यानी कि सुकरात के दर्शन पर था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्लेटो अपने गुरु सुकरात से सर्वाधिक प्रभावित थे। प्रश्नोत्तर विधि यानी डायलेक्टिक और नैतिक ज्ञान का सिद्धांत उन्होंने सुकरात से ही लिया। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने द लॉज में आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की थी? तो आदर्श राज्य की जो जनसंख्या है वह 50-40 निर्धारित की थी। कितना? तो 50-40 निर्धारित की थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्लेटो ने यह संख्या इसलिए चुनी क्योंकि यह 1 से 12 तक यानी 11 को छोड़कर सभी अंकों से विभाजित हो सकती है, जो प्रशासनिक कार्यों और भूमि वितरण के लिए सुविधाजनक थी। अगला प्रश्न है, न्याय शक्तिशाली का हित है, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। यह कथन द रिपब्लिक के किस सोफिस्ट विचारक का है? तो किस सोफिस्ट विचारक का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रेसिमेकस का है। किसका? तो थ्रेसिमेकस का है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। थ्रेसिमेकस एक उग्र सोफिस्ट विचारक था। उसका मानना था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। शासक अपने हित के लिए कानून बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो का उदात्त झूठ यानी नोबेल लाई या धातुओं का मिथक मिथ ऑफ मेटल्स समाज के किन 3 श्रेणियों में बांटता है? तो किसमें बांटता है? तो सोना, चांदी और लोहा तांबा में बांटता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। नागरिकों को अपनी जगह स्वीकार करवाने के लिए प्लेटो ने यह मिथ्यक गढ़ा, जिसमें शासक को सोना यानी गोल्ड कहा गया, सैनिक को चांदी यानी सिल्वर और उत्पादक को लोहा तांबा यानी ब्रॉन्ज और आयरन कहा गया। अगला प्रश्न है, प्लेटो की किस पुस्तक को संवाद यानी डायलॉग की शैली में नहीं लिखा गया और या जिसमें सुकरात मुख्य वक्ता नहीं है? तो किसको जो है वो डायलॉग श्रेणी में नहीं लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा द लॉज। किसको? तो द लॉज को। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। द रिपब्लिक, फीडो और मेनो में सुकरात मुख्य पात्र हैं, लेकिन द लॉज में मुख्य वक्ता एथेनियन स्ट्रेंजर कौन है? तो एथेनियन स्ट्रेंजर, जो संभवतः स्वयं प्लेटो का प्रतिनिधित्व करता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, बार्कर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में क्या कहा है? तो बार्कर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में क्या कहा है? तो न्याय जो है यह मानवीय संबंधों को जोड़ने वाला बंधन यानी बॉन्ड है, जो समाज को एक सूत्र में बांधता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने प्लेटो के न्याय की व्याख्या करते हुए कहा कि यह अ सिस्टम ऑफ ड्यूटीज यानी कर्तव्यों की प्रणाली है, जो समाज को एक साथ रखता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @झारशिक्षा 8271 से जाके इसका टेलीग्राम ज्वाइन होके आप इसका PDF ले सकते हैं। अभी आप लोग के लिए 1 जनवरी यानी न्यू ईयर सेल अभी चल रहा है झार शिक्षा के सभी बुकलेट्स पर, जिसमें से आप लोग के लिए JPSC जेट के लिए पॉलिटिकल थ्योरी का बुकलेट जो है वो रेडी हो गया है, जिसपे अभी आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ ये आज के लिए है। वहीं अगर लगता है कि आप लोग की कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई है तो आप लोग फुल लेंथ 5 मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। इस पे अभी आप लोग को 50% डिस्काउंट मिल रहा है, सिर्फ आज के लिए ही है। इसके साथ अगर लेते हैं या बाय करते हैं तो अभी आपको ये
कंप्यूटर का पेपर 1 का जो बुकलेट है यह भी आपको फ्री में दिया जाएगा। और लगता है कि अभी प्रिपरेशन में बहुत ही कमी रह गई है, तो आप लोग झार शिक्षा के द्वारा तैयार की गई बुकलेट्स जिसमें से 10,500 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं, उसको आप लोग क्विक रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर अंक परीक्षा में ला सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।